हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। मैं सब डॉक्टर महेंद्र चौधरी। आज अपन केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, तो आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज सेकंड लेक्चर में अपना जो केमिस्ट्री का रेसिपी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है। इससे पहले अपन थोड़ा सा एक डिस्कस कर रहे थे। जो पिछले लेक्चर में अपन ने महत्वपूर्ण यौगिक और उनके प्रचलित और रासायनिक नाम पढ़े थे, उनमें एक चीज पढ़ी थी अपन ने, कैल्शियम कार्बोनेट लास्ट में। ठीक है। वो जो लास्ट में पढ़ा था अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें थोड़ा करेक्शन करना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इसका जो उपयोग है वो मोती बनाने में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है मोती बनाने में। ठीक है। मूर्ति बनाने में मेनली नहीं कम होता, मेनली इसका उपयोग जो होता है मोती बनाने में होता है। ठीक है। इसके अलावा अपने एक बात की थी अपने बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बेकिंग सोडा। ठीक है। तो इसके बैंक इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसके अन्य नाम हो रहे हैं बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये अपने डिस्कस कर लिया था। इसको बेकिंग सोडा के अलावा खाने का सोडा तो मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है। इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा। ठीक है। इसके अलावा इसको खाने का सोडा भी बोलेंगे, खाने का सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा और खाने का सोडा। ठीक है। ये तीन नामों से इसको बोलते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे जो अपने पिछले लेक्चर में कवर किए थे, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है। अब आज अपन अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परिवर्तन। ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पहला टॉपिक होगा इसमें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, इधर अपन रख लेते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। देखो RS प्री के अंदर इनमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहला अपन इसमें डिस्कस करें भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, नाम से जैसे लग रहा है कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ठीक। और दूसरा है यह सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब परिवर्तन होने के बाद में उस पदार्थ को वापस पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है। या आ जाता है अपने आप। तो यह सामान्यतः क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। अर्थात इससे नया पदार्थ नहीं बनता है, उत्क्रमण होता है। अर्थात इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, इसमें नए पदार्थ नहीं बनते, नए पदार्थ नहीं बनते। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन जो होती है, ये जो डेफिनेशन है इसको समझ लो। उसके बाद में एग्जाम्पल, अगर डेफिनेशन समझ में नहीं भी आ रही तो जब अपन एग्जाम्पल रखेंगे उस एग्जाम्पल के द्वारा डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, उदाहरण के बारे में बात करें, तो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उदाहरण, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो भौतिक परिवर्तन है उसका जो पहला उदाहरण है वह कांच का टूटना और पानी का जमना। ठीक है। अगर आप बात करें कांच का टूटना, कांच का टूटना, इसमें क्या कांच टूट रहा है, ये कांच टूट रहा है तो कांच टूटने से क्या कांच के तो टुकड़े बन रहे हैं, नए पदार्थ तो बने नहीं रहा। ठीक है। तो टूटने के बाद कांच के टुकड़े हो जाएंगे, पहले कांच था बाद में कांच के टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, कांच के टुकड़े हैं। ठीक है। ये तो है नहीं कांच को तोड़ने के बाद लोहे बन जाएगा या स्टील बन जाएगा। ठीक, कांच कांच रहेगा। दूसरा है बर्फ का जमना, बर्फ का जमना। ठीक है। बर्फ का जमना मतलब बर्फ को अगर वापस पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा और पानी को जमाएंगे और जम जाएगा तो वापस बर्फ बन जाएगी। ठीक, उत्क्रमण प्रोसेस है। ठीक, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है। यानी बर्फ और पानी एक जैसी है। पानी का जो पिघली अवस्था वो पानी है और पानी की जमी अवस्था है वो बर्फ। ठीक, पदार्थ है, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बन रहा, केवल बर्फ और पानी एक जैसे। ठीक है। यानी
ये इसके मेन उदाहरण है। इसके अलावा तीसरा कोई भी उदाहरण ले सकते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर जैसे लोहे को पीटना, लोहे से पीटने उसकी आकृति बदल जाती है। ठीक है, लोहे के पीटने से पहले एक बड़ा आकार था किसी वस्तु को पीटने में पिचक गया। ठीक है, वो भी बहुत ही परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, यानी इस प्रकार के परिवर्तन जो उत्क्रमण होते हैं इनको पदार्थ की पूरी पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है, पहले कंडीशन। दूसरा उत्क्रमणीय है ना, उत्क्रमणीय होने के कारण पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। और मेन बात, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा परिवर्तन हम इसमें बात करेंगे होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन होगा वो ऐसे जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक में क्या होगा, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा ये पहले वाला था वो क्या था, उत्क्रमणीय था। ठीक है, यानी कि उसको पदार्थ को पुरानी अवस्था में वापस लाया जा सकता था। ये होंगे अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो गया तो वापस उस पदार्थ की पुनः पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय का मतलब दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ। जब जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ बनेगा मेन। ठीक है, बनता है। तो बाकी डेफिनेशन नहीं भी याद हो तो एक चीज़ याद रख सकते हैं इसमें, इसके आधार पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। केवल एक बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद इसके जो रासायनिक परिवर्तन है उसके मेन मेन एग्जाम्पल जो पूछे हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही बनना। एक बार दूध को अपने फाड़ दिया, दही बना लिया तो वो दही रहेगा। ठीक है, दही से वापस अपन इसको दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसकी ये यानी कि ये अनुत्क्रमण होता है। ठीक है, और दूसरा बात, दूध से दही बन रहा है, इसका मतलब नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो इस पदार्थ में नया बन रहा है और दही से दूध को वापस नहीं बना सकते, यानी कि ये अनुत्क्रमण है। तो दूध से दही बनना पहला। दूसरा, कच्चे फलों से पक्के फल, ऐसे बोल सकते फलों का पकना, फलों का पकना। ठीक है, एक बार फल पक गया ना तो उसको वापस कच्चे फल में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो फलों का पकना, यानी ये क्या है, अनुत्क्रमण प्रोसेस है पकना। हाँ, फलों का पकना ये भी अनुत्क्रमण प्रोसेस है। इसी तरह से किसी पदार्थ पे जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना ये भी अनुत्क्रमण प्रोसेस है। और जो लोहा है पहले बिल्कुल अपनी मूल अवस्था में था, उसके बाद जंग लगने के बाद उसमें संक्षारण हो जाता है। ठीक है, तो लोहे की जो सतह है वो खराब हो जाती है और इसमें फेरस होता है, फेरिक अवस्था में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड, तो लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो मेन क्या इसमें ये याद रखना, इसमें नए पदार्थ नहीं बनते, इसमें नए पदार्थ बनते हैं। और मेन मेन ये एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी परिभाषा कुछ याद भी नहीं है तो मेन मेन जो एग्जाम्पल है इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक इसका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे अम्ल। ठीक है, वैसे हम लोग साथ पूरा कंप्लीट अलग से चैप्टर है, लेकिन ये मेंस के हिसाब से अपन यहाँ पर शॉर्ट में केवल वही पार्ट या वही किसी भी टॉपिक का वही पार्ट कवर करेंगे जो कि आर एस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केवल अम्ल और अम्ल भी पूरा कवर नहीं करेंगे, अम्ल की वही बातें कवर करेंगे जो कि आर एस में प्री में पूछी जाती है। तो इसको यहाँ से पहले इसको रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल एसिड। ठीक है, पीएच मापक्रम क्या होता है क्या नहीं होता, यहाँ पर डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है कि किसी भी विलेन या विलेन के अंदर एच प्लस आयन जो सांद्रता है हाइड्रोजन की, ठीक है, तो उसका जो ऋणात्मक लघु गुणक होता है उसको अपन पीएच बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका कोई मीनिंग नहीं है, केवल यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक। तो अम्ल में यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं मेनली यहाँ पर, जो एक होता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। वैसे हम लोग अलग अलग बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर अपन प्रबलता के आधार पर करेंगे तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और अपन यहाँ पर अब बात करें कार्बनिक और अकार्बनिक के आधार पर तो 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल। दूसरी बात, अम्ल क्या होते हैं, जो किसी में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहते हैं। नीले लिटमस पेपर को कहते हैं लाल कर देते हैं। इसके अलावा प्रबल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये कॉमन डेफिनेशन या कॉमन जो विशेषताएं या पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहो तो। बाकी अपन यहाँ पर केवल अम्ल के कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकार को डिस्कस करेंगे। अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, इनका डायरेक्ट एग्जाम्पल रखने हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है
उनको तो क्लियर समझ में आ जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। कार्बनिक अम्ल का मतलब सीधी सी बात है, इनके सूत्र में क्या आना चाहिए, कार्बन होना जरूरी है। और अकार्बनिक का मतलब होता है इनके सूत्र या तो रासायनिक सूत्र जो होता है उसके अंदर कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल के अंदर कौन सी हो जाए, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 एसिटिक एसिड, सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल, इसमें भी कार्बन होता है, ठीक है। अकार्बनिक अम्लों में कार्बन नहीं होगा सूत्र के अंदर, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, तो इस सूत्र में कहीं पर भी कार्बन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और जो एसिटिक अम्ल था इसका सूत्र था CH3COOH, एसिटिक अम्ल था CH3COOH, ठीक है। इसके अंदर कार्बन आ रहा है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में कहीं पर भी कार्बन नहीं आ रहा है, तो ये अकार्बनिक हो गया, ठीक है। इसी पर फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसमें भी कहीं पर भी अपने को कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये भी कौन सा अम्ल हो जाएगा, अकार्बनिक अम्ल हो जाएगा। नंबर 3 फॉस्फोरिक अम्ल, इसके अंदर भी कहीं पर भी कार्बन नहीं होता है, फॉस्फोरिक अम्ल। इसके अलावा किस में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, घास में कौन सा अम्ल होता है, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये अपन जीव विज्ञान के जो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से इनको देख लेना, ठीक है। तो वो जो टेबल है कि किस में कौन सा अम्ल होता है, चींटियों में कौन सा फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, ठीक है। और दूध से दही बनने में कौन सा होता है, सारे के सारे जो होते हैं ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा दैनिक जीवन में जो पीएच है तो अम्ल उनका क्या महत्व है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेंस के हिसाब से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं और प्री के हिसाब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इसको छोटा मोटा अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, ठीक। पीएच एक ऐसा स्केल होता है जो कि अम्लता और क्षारता का निर्धारण करता है, ठीक है। अगर पीएच का मान 7 से कम आ रहा तो वो होगा अम्ल, ठीक है। और इसके मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो होगा क्षार, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 1 बाय 1 मेन जो पॉइंट यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अपने मुंह का जो पीएच है, मुंह का पीएच, दूसरा आमाशय का पीएच, अपने शरीर की बात कर रहे हैं, आमाशय का पीएच, ये दोनों क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। मुंह का और आमाशय का पीएच क्या होता है, अम्लीय होता है। आंत्र का जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। और रक्त का जो पीएच होता है वो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। मूत्र का जो पीएच होता है वो हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। चूंकि अपने यहाँ पर डिस्कस किया कि अपने जो मुंह का जो पीएच होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, तो इसलिए जो अपने जो मुंह का जो पीएच अम्लीय होता है, अम्लीय का मतलब एसिड होता है, ठीक है। तो अपने मुंह के पीएच को थोड़ा उदासीन बनाने के लिए अपन यहाँ पर जो टूथपेस्ट का हम लेते हैं, टूथपेस्ट, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए, क्षारीय होनी चाहिए ताकि इस मुंह की अम्लीयता को उदासीन कर सकें, ठीक है। तो टूथपेस्ट किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। और जब चींटियाँ अपने डंक मारती हैं तो बहुत ज़्यादा तेज जलन होती है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, वो तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, चींटियों के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। तो जहाँ से चींटी काट लेती है तो गाँव के अंदर मेनली जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है वगैरह इनको वहाँ पर लगा देते हैं ताकि जो अम्लता होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो सारी प्रकृति का होता है उसकी तरफ उदासीन कर दिया जाता है और वहाँ पर जो जलन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अपने जो मर्दा है उसकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी को कम करने के लिए भी अपन बहुत सारे उर्वरक ऐसे डालते हैं जिनकी जो पीएच होती है क्षारीय होती है, ठीक है। उसमें जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूने हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना इनका अपन मर्दा में के अंदर मिला देते हैं उनकी अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार कुछ उर्वरक होते हैं उनकी पीएच भी अपन क्षारीय रखने की कोशिश करते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूध से दही होता है,
बनता है उसके अंदर अम्ल बनता है। अगर अपन चाहें दूध से दही बनने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो तो उसके अंदर ऐसा पदार्थ मिलाया जाएगा जिसकी प्रकृति सारी हो, ठीक है। तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने का सोडा मिला देंगे अगर दूध के अंदर, तो उससे दूध से दही बनने की प्रक्रिया वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दैनिक जीवन में कुछ पीएच के और तो अम्लता की इंपॉर्टेंट जो यूज एप्लीकेशन थी अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। मेन था इसमें टूथपेस्ट का पीएच क्षारीय क्यों रखा जाता है, क्योंकि मुंह के पीएच अम्लीय होता है, उसको उदासीन करने के लिए। आमाशय का पीएच अम्लीय होता है, आंत का पीएच क्षारीय, रक्त का हल्का क्षारीय, मूत्र का हल्का अम्लीय। इसके अलावा चींटियां जो डंक मारती है उनमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। और उसको जलन कम करने के लिए उसमें अपन क्या लगा देते हैं, वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या लगाते हैं, जिंक कार्बोनेट लगा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मृदा की जो अम्लता है उसको दूर करने के लिए मृदा के अंदर चूना अथवा बुझे हुए चूना का उपयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर अम्ल बनता है। तो अम्ल बनने की प्रोसेस को अगर कम करना है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को अगर अपन धीमा करना चाहें तो वहाँ पर भी अपन खाने का सोडा मिला देते हैं, वो उसकी पीएच को थोड़ा कम कर देता है, सॉरी बढ़ा देता है, क्षारीय कर देता है, ठीक है। तो ये अपना पीएच से संबंधित जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट और कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे जो वातावरण है उसमें गैसों का कौन सा मिश्रण होता है, यानी ज़्यादा गैस कौन सी होती है और सबसे कम गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो वातावरण में गैस, ठीक, कौन कौन सी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वातावरण में गैस होती है मेरे पास होती है नाइट्रोजन। सब में ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वातावरण के अंदर 78%, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर गैस होती है ऑक्सीजन 21%। इसके बाद में गैस आती है ऑर्गन, आखिरी गैस जिसको अपन ने किस में बढ़ते हैं ऑर्गन को, ट्यूबलाइट और बल्बों में 0.9% होती है। इसके अलावा अन्य गैस में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, मेथेन हो सकती है, वो अदर होती है, ठीक है। इसके अलावा CO2, मेथेन, ठीक है। तो मेनली ये 4 पॉइंट वातावरण की याद होनी चाहिए। सब में ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वातावरण में कौन सी गैसें नहीं पाई जाती है। सब में ज़्यादा गैस कौन सी होती है और इन चारों में सब में ज़्यादा सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जो जहरीली शराब होती है ना, ठीक है, तो जहरीली शराब पीने के बाद में आदमी अंधे हो जाते कभी कभी, ठीक है। तो शराब पीने पे अंधापन क्यों होता है शराब पीने पे, वो मिथाइल एल्कोहल के कारण होते हैं। शराब के अंदर क्या होता है, मेनली इथाइल एल्कोहल होता है। तो अगर उस इथाइल एल्कोहल की जगह मिथाइल एल्कोहल बन जाए, मिथाइल एल्कोहल, तो आदमी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो अंधापन किसके कारण होता है, इथाइल एल्कोहल के कारण, शराब पीने का। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पित्तल के बर्तन होते हैं ना, उनको संक्षरण से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो पित्तल के बर्तनों को संक्षारण यानी जंग लगना, संक्षारण से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, टिन तो रांगे की परत, ठीक है, टिन जिसको रांगा बोलते हैं, रांगा की परत चढ़ाई जाती है, इसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम है, जिसमें पेट्रोल आते हैं, डीजल आते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोलियम पदार्थ वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन का मतलब कार्बन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोलियम पदार्थ किससे बने हुए थे, तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बाद बंजन क्या होता है, वो क्या होता है, निस्तारण होता है, वो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, डेकेन नंबर क्या होता है पेट्रोल डीजल में, वो अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी में दे रखा वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो अपना जो केमिस्ट्री का है कंप्लीट लगभग अपने पूरा कवर करने की कोशिश की और अपना केमिस्ट्री कंप्लीट है इस के हिसाब से। ओके, थैंक यू।